हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई में। हम क्लास 10 का जो चौथा पाठ है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ अपने 10वीं बोर्ड के अंदर 5 नंबर का है और इस पाठ की पूर्णतः हम विस्तृत जानकारी आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कार्बन आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक कितने पे है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसका प्रतीक क्या है। तो मैंने 1 से 20 तक लिखे हैं, जो आपको सभी ध्यान रखना है। उसमें विशेष कर किसका याद रखना है? कार्बन का। तो सबसे पहले आवर्त सारणी के अंदर 1 नंबर परमाणु क्रमांक होता है, उस पे क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। क्या आता है? हाइड्रोजन। और उसका प्रतीक क्या है? H। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि परमाणु क्रमांक 1 है तो उस पे इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना का उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो आगे है दूसरे नंबर पे, 2 नंबर पे है हीलियम। उसका प्रतीक है He। अब ये बात ध्यान रखना है कि पहला जो अक्षर आएगा वो कैपिटल आएगा। क्या आएगा? कैपिटल। उसके बाद वाला अक्षर आएगा वो कौन सा अक्षर आएगा? स्मॉल अक्षर आएगा। यानी He, H कैपिटल आएगा, E स्मॉल में आएगा। और परमाणु क्रमांक कितने हैं? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी बात आगे है तीसरे नंबर परमाणु क्रमांक, उसका नाम है लिथियम। क्या है? लिथियम। प्रतीक क्या है? Li। और परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का पहला कोष होता है K, उसके बाद L, M, N। इस तरह होता है। तो पहले K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और उसके बाद के इलेक्ट्रॉन L में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो पहले कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और अगले कक्ष के अंदर 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक कक्ष में आ गया तो एक बाद वाले के अंदर रहा। आगे है 4 नंबर बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक क्या है? Be। और 2 पहले कक्ष के अंदर और 2 ही बाद वाले कक्ष के अंदर। उसके बाद है 5 नंबर पे बोरोन। क्या है? बोरोन। बोरोन का प्रतीक क्या होगा? B। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कक्ष में 2, बाद में 3। अब है 6 नंबर पे कार्बन, जो हमारे पाठ का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। उस पाठ में कार्बन तत्व है। उस कार्बन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और कार्बन परमाणु का प्रतीक क्या है? C। ये प्रश्न एवं के अंदर परीक्षा में आ रखा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है और प्रतीक क्या है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6। और उसका प्रतीक क्या है? C। अब पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ये भी प्रश्न पूछा है कि जो कार्बन है उसके बाह्यतम कोष, यानी बाद वाला कोष, ठीक, इसके अंदर जो अंत के अंदर K और L M, K पहला कोष, ये L इसका बाह्यतम कोष, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कितनी? 4। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? और 2 और 5। कुल इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितने हैं? 7। तो 2 पहले कक्ष के अंदर, दूसरे के अंदर 5। इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, प्रतीक O। और पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के अंदर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन कितने? 7। 9 नंबर पे है फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक क्या है? F। पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष के अंदर कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है क्या? नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना? 10। प्रतीक क्या? Ne। और पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अभी मैंने आपको बताया कि पहले कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 8। देखिए 10 नंबर जो परमाणु क्रमांक है नियोन, जिसका प्रतीक है नी, इसके पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं पूर्णतः, और अंतिम वाला भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। यानी दूसरा कोष भी पूरा हो गया। अब जैसे ही आप परमाणु क्रमांक 11 पे आओगे तो देखना 11 पर परमाणु क्रमांक है सोडियम Na। और पहले के अंदर 2, फिर 8, और फिर तीसरे को कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 8 और 2 और 1 10। ध्यान रखना, ये जो 10 नंबर मैंने लिखाया है नियोन, जो परमाणु क्रमांक 10 पे नियोन है, ये कौन सी गैस है?
उत्कृष्ट गैस है, यानी इसका क्या है, बाह्यतम कोश है वो पूर्णतः भरा हुआ है। तो 10 नंबर पे याद, उत्कृष्ट गैस का नाम क्या है, नियोन। अब 11 नंबर का बताया कि दो पहले कक्ष के अंदर, दूसरे 8 के अंदर और तीसरे के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, एक। आगे है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में भी प्रतीक क्या, Mg। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है, Al। परमाणु क्रमांक कितने हैं, 13, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 13। तो 2 पहले कक्ष के अंदर, दूसरे के अंदर 8 और पीछे बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब 14 पे सिलिकॉन। तो Si और 2, 8 और 4, 8 और 2 10 और परमाणु क्रमांक 14, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 14। फिर है फास्फोरस, प्रतीक क्या, P। और परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5। आगे 16 नंबर पे क्या है, सल्फर। सल्फर का दूसरा नाम एक बार बोर्ड परीक्षा के अंदर आ गया था कि गंधक का परमाणु क्रमांक कितना है, किसका, गंधक का। तो गंधक का परमाणु क्रमांक कितना है, 16, और उसका प्रतीक क्या है, S। ध्यान रखना, सल्फर की जगह गंधक भी आ सकता है। तो पहले परमाणु क्रमांक, पहले कक्ष में 2, दूसरे का 8 और तीसरे के अंदर कितना, 16। 8 और 2 10 और तीसरे कक्ष के अंदर 6, तो कुल मिला के 16। आगे 17 पे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, प्रतीक Cl। तो पहले के अंदर 2, फिर 8 और फिर 7, कुल हुए 17। अब आगे देखिए 18 नंबर पे क्या है, ऑर्गन। ऑर्गन का प्रतीक क्या, Ar। और पहले के अंदर 2, फिर 8 और फिर 8। ध्यान रखना, जो पहला कक्ष था उसके अंदर 8, 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 और तीसरे के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 18 नंबर पे क्या है, ऑर्गन। और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना, 18। Ar प्रतीक, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका भी क्या पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अष्टक यानी बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे देखिए 19 नंबर पे पोटेशियम का प्रतीक के। तो 2, 8 और 8 और पीछे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। 20 नंबर पे कैल्शियम Ca और ये 2, 8, 8 और 2, कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। ये आवर्त सारणी के अंदर जो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक ये आपको से याद होनी चाहिए चुटकियों में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह पूर्णतः सारी की सारी। आगे जैसे सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आगे 21 से लेकर वो भी एक ट्रिक है, स्कीम टाई वाली, क्यों मानी, फिर निकला कोई कॉपर, जिंक, वो बात की बात है। अब अपना पाठ यहां से शुरू होता है, कहां से, कि कार्बन है और उस कार्बन का परिचय क्या है। और जो मैंने आज जस्ट 1 सेकंड पहले बताया था कि आवर्त सारणी के अंदर कितना है और बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का जो प्रश्न आया, वो प्रश्न यहां से आया। देखिए कि आवर्त सारणी के अंदर उसका स्थान क्या है, 14। वर्ग संख्या कितने में, 14। कुल कितने होते हैं वर्ग, 8 होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6। उसका परमाणु भार कितना, 12। किसका, कार्बन का। और प्रतीक कौन सा, सी। ये आ रखा है सी वाला और प्रतीक वाला, और ये परमाणु क्रमांक संख्या से है। एक और पहले मैंने बताया था कि उसका बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले 2 फिर 4। ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखिए 2 और 4, ये 1s2, 2s2 और 2p2। ये 11th की बात है, लेकिन मैंने आपको यहाँ लिखा है कि 1s, s के अंदर कोश होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ये देख ले, देखिए आप कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष के अंदर, ये एक कोश है। अब दूसरा कोश इस दोनों को मिलाकर होगा, ठीक। क्योंकि 2 इसके अंदर होंगे, पी कोश में से कुल मिला के कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8। तभी तो 2 और 4 यहाँ लिखा है कि पहले के अंदर 2, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जोड़े जाएंगे, 2 ये जोड़े जाएंगे, कुल मिला के ये कितने होंगे, 2 और 2 कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। एस में भी कितना, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है, 2 और 4। अब कार्बन हमारे दैनिक जीवन के अंदर होता है। तो हमारे दैनिक जीवन के प्रयुक्त में बहुत सारे पदार्थों में क्या होता है, कार्बन होता है।
यानी प्रकृति के अंदर हमारे जो दैनिक जीवन में हर जगह कार्बन उपस्थित होता है। जैसे दूध, चाय, कॉफी, अन्न, शक्कर, घी, तेल, कपड़े, साबुन, प्लास्टिक, रबर, कीटनाशी आदि में। यानी आपकी 7 पीढ़ी का जन्म पूरा हो जाएगा, लेकिन कार्बन के यौगिकों का आप पूरा अध्ययन नहीं कर सकते। ये बताएं आए कि कार्बन का प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा तत्व होते हैं। जो मैं आगे आएगा आपको बताऊंगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे अनेक सारे है। अब आगे देखिए कि कार्बन की उपस्थिति का रहस्य क्या है। कि प्रकृति में कार्बन अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने के बाद भी ये प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा तत्व बताने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षों में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 4। दूसरा कारण है इसका आकार क्या होता है? छोटा। तो देखिए कि कार्बन अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी खनिज के रूप में 0.02%, वायुमंडल में CO2 के रूप के अंदर, यानी जो वायुमंडल के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के कुल मिला के कितना हो जाता है? 99% हो जाता है। 1% बचता है, उसके अंदर कार्बन कितना है? कार्बन CO2 गैस होती है 0.03 उसमें, यानी कार्बन की वायुमंडल में कितनी मात्रा है? 0.03%। इसके अलावा भी देखिए कि इसके बावजूद भी कार्बन अपने कुछ विशिष्ट गुणों के कारण इतने यौगिक का निर्माण करता है कि जिनकी संख्या अन्य सभी तत्वों में द्वारा बनाए गए यौगिकों कुल संख्या से कई गुना अधिक है, यानी हजारों गुना अधिक है। उसका विशेष कारण है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन और छोटा आकार। देखिए आगे अपना है कि रासायनिक बंध बनाता है उसकी वजह से, कि उसका लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक तत्व प्रकृति में अपना स्वतंत्र स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब कोई भी पदार्थ होगा वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर प्रकृति के अंदर रहना चाहेगा। तो यदि वो रहना चाहेगा तो वो क्या बनाएगा? रासायनिक अबंध बनाएगा। क्या बनाएगा? रासायनिक अबंध। और उसके लिए देखिए कि स्थायी बनाने के लिए जिन के बाह्यतम कोश यानी संयोजकता कोश पूरे भरे होते हैं, वे पहले से स्थायी होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, नियोन कितने नंबर पे? 10 नंबर होता है। बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो 18वां वर्ग होता है, उसको शून्य वर्ग के तत्व या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। उसमें देखिए कौन सी है? हीलियम। और कौन सी है? नियोन, ऑर्गन और जिनोन और क्रिप्टॉन होती है। इसे हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, इसका ये याद रखने का तरीका है। और आप इस विशेष 3 को तो याद कर लेना कि 2 अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम बताइए, तो हीलियम, नियोन और ऑर्गन। ठीक है। आगे देखिए इन तत्वों को उत्कृष्ट गैस के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व संयुक्त होकर उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी प्रकृति के अंदर बाह्यतम कोश के अंदर ये जो तत्व है उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यानी इसका पूर्ण क्या है? क्या पूर्ण है? अष्टक पूर्ण है, यानी बाह्यतम कोश पूरा है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाकी वाले भी तत्व ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र अवस्था के अंदर रहे, बिंदास रहे, तो वो क्या करेगा? अष्टक पूर्ण करेगा। अब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को बांधित करके अणु निर्माण करने वाला आकर्षण बल ही रासायनिक बंध कहलाता है। यानी जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, आपस के अंदर बंध बनेगा। क्या बनेगा? कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसी तरह ये है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं कुल इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो दो दो इससे लेगा, तब इसके बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। जितने बांधित करता है और उसको क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध। यानी ऑक्सीजन के अंदर बीच में आबंध कितने बने? 2। एक आबंध के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? यदि एक किसी तत्व के बीच आबंध बन रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि 2 बन रहा है तो उसके कुल इलेक्ट्रॉन 2 आबंधों में कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इसके और 2 इसके हो जाएंगे। अब देखिए आगे अपना है कि स्थायित्व प्राप्त कैसे करता है यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में या स्थायी अवस्था में रहना चाहता है। तो देखिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु 3 तरीके अपनाते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर। क्या करके? इलेक्ट्रॉन त्याग कर। यदि बाह्यतम कोश के अंदर जैसे
2 8 और 1 है, कितना है 2 और 8 है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बता सकते हो क्या? कुल इलेक्ट्रॉन कितने 11, कितने 11, 11 परमाणु क्रमांक पे नंबर पे कौन आता है सोडियम। तो ये किसका है, तो ये सबसे पहले अष्टक पूर्ण करेगा, तो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Na प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा धनायन बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी क्या कर सकता है अष्टक पूर्ण कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी अष्टक पूर्ण कर सकता है, यानी 2 8 और 7, 2 8 और 7। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो यह बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने 7, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, यानी कुल मिला के कितने हो गए 2 8 और 8, यानी 2 8 और 7 कितने 17 इलेक्ट्रॉन, 17 पे कौन आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या भी अष्टक पूर्ण करता है, क्या करता है अष्टक पूर्ण करता है कौन क्लोरीन। तो इसी कारण Cl पे क्या रखा जाता है माइनस रखा जाता है, ऋणायन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर सकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसकी भी एक निश्चित सीमा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करने की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ने त्याग कर सकता है नहीं ग्रहण कर सकता है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन को आपस में ग्रहण करना है तो उसके लिए उसको क्या पड़ेगा साझा करना पड़ेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन तक तो ये नियम संभव है, अतः इन परमाणुओं पे ये लागू नहीं होता कि वे इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये अपना संयोजकता कोष पूर्ण कर ले। जब तक 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है तब तक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या त्याग कर सकता है। इससे यदि ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा साझा होगा। वो काम किस में होता है, किस में देखिए ध्यान रखिए, ये कार्बन परमाणु क्या सी, क्या प्रतीक कार्बन का सी, इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो पहले के अंदर 2, बाद के अंदर वायतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 4। अब इसको अष्टक पूर्ण करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ग्रहण कितने कर सकता है 3, कितने 3। यदि माना कि यहां से ये त्यागे तो 3 त्यागे तो भी इलेक्ट्रॉन 2 और 1 बच सकता है, तो इसका अष्टक क्या नहीं है पूरा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने माना कि ग्रहण करे तो उसको भी ग्रहण कितने कर सकते हैं करना चाहिए 4, लेकिन ये नियम कहां तक संभव है 3 तक। यदि ये 3 करे तो भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7। तो ये ग्रहण करना और त्यागने का कार्बन पर तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, तब वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है साझा करता है। वो देखिए कि कैसे होता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था देखे तो बाह्यतम कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और के कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोष एल उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका कितना है 2 और 4 है, कितना है 2 और 4, बाह्यतम कोष के अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए वो ग्रहण या त्याग की अपना सकता है, लेकिन वो नियम कहां तक होता है 3 पर होता है। तो ये कार्बन परमाणु क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा साझा करेगा। अब वो किस तरह करेगा देखिए कि इस प्रकार कार्बन की संयोजकता क्या होती है 4 होती है, और संयोजकता होती क्या है कि परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है संयोजकता। 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि संयोजकता कहते कैसे हैं, संयोजकता कहते हैं कि परमाणु द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हो या इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हो साझा किए गए, उन इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी उस संख्या को उस परमाणु की क्या कहलाएगी संयोजकता। और ये संयोजकता के इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोष के अंदर जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या करेंगे ये संयोजकता होगी किसकी परमाणु की। अब अपना देखिए आगे कि सहसंयोजी आबंध बनाता कैसे है, त्याग तो सकता है ग्रहण कर सकता है कि त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तो धनायन आएगा, ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऋणायन आएगा। अब साझा कैसे कर सकते हैं देखो कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पर 2 परमाणुओं पे समान अधिकार होता है। यदि आपस के अंदर परमाणु साझा करेगा तो उस दोनों परमाणु पर आपस में अधिकार क्या होगा समान।
यानी साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला आकर्षण बल सहसंयोजी बंध कहलाता है। कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? सहसंयोजी बल होता है। तथा बनने वाले यौगिकों को क्या कहेंगे? सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन साझा करके आपस के अंदर नया यौगिक बनाएगा उसको क्या कहेंगे? सहसंयोजिक यौगिक। देखिए, एकल सहसंयोजी बंध जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितना साझा करेगा उतने बंद है। यदि दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो उनका क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजी। क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजी। अब जब दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो क्या कहेंगे उसे? द्विसह संयोजी बंध। यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो क्या कहेंगे? त्रिसंयोजी। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन यदि एक ये लिया एक ये लिया उसके बीच एक ऐसे बंध बनेगा तो इसे बोलेंगे एकल बंध भी बोलते हैं। यदि दो दो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जैसे यदि ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो इसे द्विसहसंयोजी या द्विआबंध। यदि तीन तीन का करेगा तो उसे क्या कहेंगे? त्रिसहसंयोजी या त्रिआबंध कहते हैं। अब अपना आगे है कि इलेक्ट्रॉन एकल सहसंयोजी बंध कैसे बनाते हैं, वो आप इस मेथेन के उदाहरण से समझ सकते हैं। अब मेथेन का अणु सूत्र CH4 परीक्षा के अंदर सीधा सीधा पे एबेसिडम पूछा गया है कि निम्न में से मेथेन का अणु सूत्र क्या है? क्या है? CH4। अब ये कैसे बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे। जब मैं आपको एल्केन श्रेणी पढ़ाऊंगा तब मेथेन पढ़ाऊंगा। अब मेथेन कैसे होता है? ये मेथ नाम कहां से आया? तो वो कार्बन परमाणु की संख्या पर होता है। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक होगा तो मेथ होगा, दो होगा तो एथ होगा, तीन होगा तो प्रोप होगा, चार होगा तो ब्यूट होगा, पांच होगा तो पेंट होगा। इस तरह आगे आगे चलता रहेगा। अब कार्बन में सर्वाधिक सरल यौगिक, यदि कार्बनों का यौगिकों का सबसे सरल यौगिक है तो वो क्या है? मेथेन। अणु सूत्र क्या? CH4। अब बायोगैस तथा CNG गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन या CH4 जिसका अणु सूत्र। निर्माण कार्बन अपनी संयोजकता 4 पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। प्रत्येक हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपनी संयोजकता पूरी करता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। और उसके बाद तुम कोष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और होंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो। यानी पहले कोष के अंदर बाह्यतम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। दो इलेक्ट्रॉन है उसका, इसका मतलब उसका अष्टक का नियम पूरा है। यानी वह पदार्थ या वह तत्व क्या है? स्वतंत्र अवस्था स्थायी अवस्था में। अब देखिए, अब हाइड्रोजन को कितना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कार्बन को कितने की जरूरत है? चार। तब चार हाइड्रोजन होंगे तो देखिए ये सी कार्बन और उसका ये एक इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम कोष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। और हाइड्रोजन का होता है एक, तो ये एक इसका देखिए मैं अलग से बताता हूँ आपको कि ये कार्बन परमाणु और इसके बाद तुम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? चार इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? चार इलेक्ट्रॉन। अब ये कितनों से प्राप्त करता है? पूर्णतः यदि चाहे अष्टक पूर्ण करे तो उसके लिए आपको इसको क्या जरूरत होगी? चार इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। तो इसमें चार हाइड्रोजन आएंगे। यानी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद तुम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? एक। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। कितना? एक। इसका ये है, इसका ये है हाइड्रोजन का, इसका ये है और इसका ये है। अब यदि कार्बन को अष्टक पूर्ण करना है तो ये पूर्णतः ऐसे बनेगा। देखिए, ठीक। यानी अब बाह्यतम कोष के अंदर कार्बन के कितने? एक, दो, तीन, चार और चार और चार ये आठ। हाइड्रोजन को यदि अष्टक पूर्ण करना है यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? दो। तो देखिए, एक हाइड्रोजन खुद का और एक ये कार्बन का। अब बनाया क्या था? सहसंयोजी आबंध बनाया और सहसंयोजी आबंध बनाने के बाद और उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका और इसका आपस में समान अधिकार है। जब हाइड्रोजन को जरूरत होगी स्थायित्व प्राप्त की तब ये आप अपने आप इसको खींच लेगा, ये भी अपनी स्थायी अवस्था में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, ये देखिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? दो। इसमें भी दो, इसमें भी दो।
ये इसी प्रकार मेथेन ने क्या कर दिया, अपना स्थायित्व। और आपको ये पूछा भी जा सकता है कि मेथेन का संरचना सूत्र बताइए, तो ये क्या है, मेथेन का संरचना सूत्र है। अब अपना आगे है द्वितीय बंध। कौन सा द्वितीय, ये एकल, अच्छा पहले मेथेन का बताया, अब एकल आबंध का भी बताते हैं कि ये कैसे करता है। तो देखिए, एकल आबंध बताया हाइड्रोजन के अंदर H2, तो परमाणु संख्या कितना है, एक, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, एक, हीलियम उत्कृष्ट गैस है जस्ट पास वाली, तो उसे प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसलिए वे एक हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर देंगे। अतः हाइड्रोजन परमाणु के मध्य क्या बनता है, एकल आबंध। देखिए, जैसे इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एक वाला, ठीक, और इसके बाह्यतम कोश में ये एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इस हाइड्रोजन को पूर्णतः आपस में चाहिए तो ये दो हो जाएंगे, इसको चाहिए तो ये दो हो जाएंगे। तो हीलियम का जिस तरह उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो He, तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो, तो एक ये इसका, एक इसका, तो इसका बाह्यतम कोश पूरा और इसका भी पूरा। तब हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध बनता है, एकल बंध। कि कौन सा बंध, एकल। क्यों बना एकल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, साझा किया है। अब आगे देखते हैं द्वितीय बंध कैसे बनता है। अणु सूत्र ऑक्सीजन का क्या, O2, क्या, O2। अब देख लेना कि जो भी अधातु है वो द्विपरमाणुक रहेगी, क्या रहेगी, द्विपरमाणुक। यानी यहाँ पर ये दो आया, जैसे हाइड्रोजन में दो आया, H2, O2, N2, ठीक है, ऐसे सारी गैसें। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8। तो पहले कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो, दूसरे कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अर्थात संयोजकता कोश या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। उसको यदि अष्टक पूर्ण करना है तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत कितनी होगी, दो की, कितने की, दो की। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, अर्थात प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो आपस में साझा, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन साझा कितने हुए, दो दो हुए, कितने हुए, दो दो। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बंध, ये, और आपस में ये वाला, ये। ऑक्सीजन के मध्य क्या बंध, कौन सा बंध बनता है, द्वितीय बंध बनता है। इसी तरह कौन सा पढ़ते हैं, त्रिया बंध, जिसमें नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, 5, क्योंकि पहले कोश के अंदर दो, अंत वाले के अंदर 5। यदि इसको अष्टक पूर्ण करना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, 3। कितने की होगी, 3 की। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इस हेतु नाइट्रोजन के दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध। यानी एक इसके आपस में, ये आपस में, ये आपस में। एक आबंध के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसने 3 की, तब नाइट्रोजन के भी, नाइट्रोजन का प्रतीक N, और इसके बीच में आबंध कितने बनेंगे, 3 आबंध बनेंगे। अब ये सारा चीज हो क्यों रहा है, और ये कार्बन की कितने प्रकार के तत्वों के साथ ये इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, न ग्रहण कर सकता है। वो यदि प्रकृति के अंदर स्थायी प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करेगा, साझा करेगा, क्या करेगा, साझा, क्या करेगा, साझा। इलेक्ट्रॉनों को साझा करके वो प्रकृति के अंदर स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। तो कार्बन परमाणु अपनी 4 संयुक्ता पूरी करने के लिए भिन्न भिन्न तत्वों से साझा करके विशाल संख्या के अंदर सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। कि कार्बन स्वयं है जो हाइड्रोजन के साथ भी साझा करके नया यौगिक बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी साझा करके इलेक्ट्रॉनों का नया यौगिक बना सकता है, नाइट्रोजन के अंदर, फास्फोरस के अंदर, सल्फर के अंदर, ये हेलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कार्बनों का अनेक यौगिकों का निर्माण हो सकता है। यानी मैंने पहले भी बताया है कि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा तत्व होते हैं तो वो किसके, कार्बन के यौगिक होते हैं। यदि अनेक प्रकार के कार्बनिक होगी, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको मेथेन बताया, क्या बताया, मेथेन CH4। यदि C2 हो गया तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
C2 मेथेन एथेन, क्या एथेन। यदि इसी तरह आप आगे जाओगे, मैं आपको एल्कीन श्रेणी पढ़ाऊंगा, क्या एल्कीन, जिसके अंदर जैसे मेथेन को एथीन बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, आगे एथाइन किस एल्काइन श्रेणी पढ़ाऊंगा, उसके अंदर प्रोपाइन, पेंटाइन, इस प्रकार अनेक हो गए। तो अपन इसी पार्ट के अंदर जो कार्बन का यौगिक है, एल्कीन, एल्काइन और आगे वाली जो श्रेणियां हैं और क्रियात्मक समूह की, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।